everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 5 of the chapter 8, How do organisms reproduce. In this video we will discuss some more questions of NCERT book and also the previous year questions. इससे पहले मैं 2 वीडियोस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। और ऑल्सो मैंने जो CBSE का साइंस का रिवाइज सिलेबस आया है उससे रिलेटेड टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस भी आपको बता दिया है अपनी 2 वीडियोस में। एंड हमने चैप्टर 6, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 पूरा NCERT से रीड करके समझा है और उनके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। चैप्टर 9 के नोट्स भी जल्दी मैं दूंगी। तो चैप्टर 7 जो है डिडक्ट हो चुका है जैसा कि सिलेबस में आया है, और चैप्टर 9 जो है हेरिडिटी तक ही करना था, तो वो भी हमने पढ़ा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, और इस चैप्टर के नोट्स की वीडियोस भी इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, इसलिए मैंने उसके आगे कही है। Describe in brief the role of testes, ureter, seminal vesicle, prostate gland, vast difference in human male reproductive system. तो testes का है, testes is a pair of testes are located inside scrotum which is present outside the abdominal cavity. ये हमने NCERT में पढ़ा था कि वो scrotum में present होता है outside the abdominal cavity। क्यों? जिससे कि क्योंकि जो है जो स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए टेम्परेचर जो है लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई दैट स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटीज इन विच टेस्टीज आर लोकेटेड, और स्क्रोटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। ये देखिए लिखा भी है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ये हमारे को याद रखनी है बात, ठीक है। रोल ऑफ टेस्टिस क्या है? रोल ऑफ टेस्टिस होता है कि एक तो वो मेल जर्म सेल को बनाते हैं। क्या है मेल जर्म सेल? स्पर्म्स होते हैं, ये लिखा ही है। और टेस्टिस ऑल्सो रिलीज मेल सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो है मेल का वो भी रिलीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो भी जो है ये हमारे टेस्टोस्टेरोन का ही फंक्शन होता है। कुछ जो है चेंजेस जो है हमने देखे थे NCERT में कॉमन होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में, वेराज कुछ चेंजेस जो हैं अलग होते हैं। जैसे अलग कौन से होते हैं? जैसे कि जो है बॉयज़ में वॉइस जो है उनकी वॉइस जो भारी हो जाती है, क्रैक होना शुरू हो जाती है, बियर्ड वगैरह जो है हेयर्स जो हैं ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ऑल्सो द ब्रेस्ट साइज जो है इंक्रीज होने लगता है ना। ये सब हमने NCERT में पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है मेरे NCERT पढ़ाई गई, प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देखिए, आपको अच्छे से उसमें सब समझ आएगा। तो वो क्वेश्चन भी आता है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। नेक्स्ट है वास्ट डिफरेंस। इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस जो हमने देखा था वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें क्या हो रहा था, जो उसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को पास करना टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाना। नेक्स्ट है यूरेटर। यूरेटर पार्ट 4 वाला था। तो यूरेटर का क्या काम होता है? ये यूरेटर जो है हमारा किडनी में प्रेजेंट होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो यूरिनरी ब्लैडर से वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं। क्या काम होता है उनका? कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, और उससे भी नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैंने इन दोनों को इकट्ठे इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों का ही क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, सिर्फ इन्हीं दोनों के रोल्स पूछ लेते हैं, या फिर इसमें तो सभी के पूछ लिए, सभी पार्ट्स के जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उसके फंक्शन पूछ लिए। और एक क्वेश्चन आपसे सिर्फ सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड का अलग से पूछ सकता है कि सिर्फ इन्हीं का बताइए, तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ ही लिखा है। इन दोनों का काम क्या होता है? अपनी सिक्रीशंस जो है ये अपना फ्लूइड जो है क्या कहते हैं? सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस सेमिनल प्लाज्मा विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड एंड मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स ईजियर। ये जो है सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, जो किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड की फॉर्म में होता है। और इसका काम क्या होगा?
जो स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्ट है टेस्टिस से आगे तक ले जाने का, ठीक है ना, तो वो उसको ईजियर करना। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? इट सिक्रीट्स प्रोस्टैटिक फ्लूइड। प्रोस्टेट है तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट कर रहा है। दैट कीप्स द स्पर्म्स अलाइव बाय प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। तो ये क्या करता है? स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमेन। स्पर्म्स जो होते हैं जो इन सिक्रीशंस के साथ, ये जो सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है, इन सिक्रीशंस के साथ जो है मिलके क्या बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ सीमेन भी पूछ सकते हैं कि जो सिक्रीशंस होती हैं उनका क्या रोल है। तो सीमेन हमारा क्या है? सेमिनल वेसिकल का जो उसमें सिक्रीशंस आ रही हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस प्लस स्पर्म्स, तो यही हमारे को बता देना है कि वो स्पर्म्स की मोबिलिटी को ईजी करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, हाउ डू दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव टू डिफरेंसेस, या फिर स्टेट वन जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बिटवीन स्पर्म एंड एग्स ऑफ ह्यूमन, व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे इसलिए मैंने एक साथ बता दिए। तो इसमें हमारे जो दो टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स हैं वो क्या होते हैं? एक तो स्पर्म होता है, एक ओवा होता है। स्पर्म्स हमारे मेल्स में होते हैं और ओवा जो है हमारे फीमेल्स में होता है। स्पर्म क्या होता है? इट इज़ अ मेल गैमीट। ओवा क्या है? फीमेल गैमीट। स्पर्म्स में क्या होगा? या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि गैमीट है तो कोई एक क्रोमोसोम ही होगा। और ओवा में क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है। ये हमने देखा है, पिछली वीडियो के क्वेश्चन में भी मैंने बताया है और हेरिडिटी चैप्टर में भी सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में समझाया था। इट इज स्ट्रक्चरली लॉन्ग विद अ टेल। स्पर्म कैसा होता है? लॉन्ग होता है, विद अ टेल होता है। ठीक है, इट इज, और ओवा कैसा होता है? राउंड इन स्ट्रक्चर होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। और ये ओवा कहाँ प्रोड्यूस होगा? ओवरीज में। स्पर्म कैसा होता है? मोटाइल की मूवमेंट कर सकता है, जबकि ओवा क्या होता है? नॉन मोटाइल। तभी जो है ओवम के पास स्पर्म जाता है ट्रैवल करके, राइट। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। स्पर्म्स जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं। और ओवा जो है, एक ही ओवा जो है रिलीज होता है एक ओवरी से। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया है स्पर्म का, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते समय बताया था कि नोट्स में मैं दूंगी उसका स्ट्रक्चर। तो इसका ये क्या है? ये हेड है, ये मिडल पीस है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, बीच में नक है और ये उसकी टेल होती है। ये एक्रोसोम है और जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है अंदर। तो ये स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर होता है, जो आप अगर 11th-12th में साइंस लेंगे तो आपको उसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवा का स्ट्रक्चर या फिर एक्सेल कर लीजिए। उसमें हमारे को दिख रहा है कि ये देखिए क्या है ये, इसमें भी न्यूक्लियस है, बीच में सेल है तो न्यूक्लियस होगा ही, साइटोप्लाज्म भी होगा। और जो इसका ये बाहर के जो सेल्स टाइप दिख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। वैसे ये होते क्या हैं? फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। और ये जो बीच का जो स्पेस है जिसको मैंने किया हुआ है उसको क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने इसका देखा था, जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बताना है स्पर्म्स और एग्स का ह्यूमंस में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं अगर ये जो जेनेटिकल डिफरेंस होता है इसकी वजह से। तो सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल इज एक्स वाई, हमें पता है ह्यूमन मेल में एक्स वाई होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स। हमने देखा था ना कि एक 23 पेयर्स में से 22 तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है वो ये जो वो दोनों में अलग होता है, मेल्स और फीमेल्स में। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और जो एक पेयर होता है वो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, तो उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, तो द मेल गैमीट स्पर्म, तो गैमीट की बात करेंगे, मेल के गैमीट की जो स्पर्म होता है उसमें या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। और फीमेल गैमीट जो होता है एग, उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, क्योंकि उसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि अगर जो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा अगर वो फर्टिलाइज करेगा एग को, तो जिसमें एग में पहले से ही एक्स है, एग में क्या है? ये रहा एग,
अगर वो स्पर्म जो है आ रहा है अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम है और ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगा एक्स एक्स। अगर ये तो और ये वो चाइल्ड क्या होगा बाद में ग्रो के गर्ल चाइल्ड बनेगी। अगर जो स्पर्म है ओवा ये रहा उसमें एक्स है और स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम है और ये फर्टिलाइज करेगा इसको तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या आएगा एक्स वाई बनेगा। तो यानी ये किस में डेवलप हो जाएगा ये मेल चाइल्ड में। ठीक है ना, ये सब में हम पहले भी समझ चुके हैं तो वही इसमें समझाया है। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन एग विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम then the child born will be a girl. If a sperm carry Y chromosome fertilizes an egg which carries X chromosome then the child will be a boy. तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट है ओवरीज, सेकंड है फैलोपियन ट्यूब्स, थर्ड है यूटेरस। तो ह्यूमन फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका डायग्राम हमने पहले भी किया हुआ, इसमें भी मैंने बता दिया। इजी होता है बनाना तो सबको आना चाहिए बनाना, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा फिर भी हम इसमें बना के दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने बना दिया इसमें। ठीक है, तो ओवरीज का क्या काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट्स क्या ओवा, और सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स और हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो ये नाम आपको बताना चाहिए। जैसे अभी हमने मेल सेक्स हार्मोन भी पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, तो उसका नाम भी याद होना चाहिए। फेलोपियन ट्यूब्स का क्या काम है, कैरी एग्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूटेरस। फेलोपियन ट्यूब्स क्या करेंगी, इन ओवरीज से जो है यूटेरस तक एग को कैरी करेंगी। अलाउ स्पर्म टू मूव टू मीट द एग। फेलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं, स्पर्म को अलाउ करती हैं जिससे कि वो एग के पास जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस में हमने देखा था कि यूटेरस में जो है इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का। जब जो है फर्टिलाइज हो गया एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनता है, तो वो जो जाइगोट बना है वो कहाँ जाके इम्प्लांटेशन होगा उसका यूटेरस की वॉल्स पे उसका इम्प्लांटेशन होता है। और यूटेरस का एक और काम है कि कॉजेज मेंस्ट्रुएशन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है फीमेल्स में वो यूटेरस की वॉल्स की वजह से ही होता है, जो हमने देखा था कि ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में जो है ये जो यूटेरस की वॉल थिक हो जाती है बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, प्रिपेयर करती है अपने आप को कि अगर एग फर्टिलाइज होगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स हो जाती है, थिक हो जाती है, इसकी वॉल स्पॉन्जी हो जाती है। बट अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही वॉल्स की जो क्या होती है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में आउट ऑफ द वेजाइना ये हमारी बॉडी से एग्जिट आउट हो जाता है सब कुछ, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो वही बात ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा, और थर्ड पार्ट है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, वेयरएज फोर्थ पार्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हमें इम्प्लांटेशन पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि जो ये फर्टिलाइज एग होता है जो जाइगोट बन जाता है तो वो इम्प्लांट होता है यूटेरस की वॉल पे। तो ये इम्प्लांटेशन क्या है, वो क्या है एम्बेडिंग ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या फर्टिलाइज्ड एग जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है इनटू द इनर थिक वॉल ऑफ द यूटेरस और वॉर्म, यूटेरस कह लो या वॉर्म कह लो। तो जो एम्ब्रियो जो जाके उससे अटैच हो जाता है यूटेराइन की वॉल से, वेयर इट विल कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होगी, इट इज द डिस्क शेप्ड स्पेशल टिश्यू कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क शेप्ड का स्पेशल टिश्यू होता है जो मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बनाता है, राइट। तो एम्ब्रियो क्या वो फीटस हो जाता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है एम्ब्रियो हमारे मदर की बॉडी में तो हम उसको फीटस बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो इसी प्लेसेंटा की हेल्प से ही न्यूट्रिशन जो है मदर के ब्लड से एम्ब्रियो तक पहुंचता है और इट इज़ एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। और ये हमें पता है कि यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड होता है। रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो रोल ऑफ प्लेसेंटा क्या है कि इट कंटेन्स वेलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। जो ये टिश्यू है हमने पढ़ा तो ये एक तो उसका पार्ट एम्ब्रियो की साइड होगा और एक मदर की साइड है, ये पता ही है। तो जो मदर की साइड एम्ब्रियो की साइड जो टिश्यू का पार्ट है वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मदर की साइड में जो है ब्लड स्पेसीज होती हैं जिसको जो क्या कर रही होती हैं उस विलाई को सराउंड करती हैं।
तो दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो इन विलाइज का काम क्या होता है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा था। विलाइज जो है इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, जो भी फंक्शन वहाँ पे होना होता है उसके लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे भी विलाई क्या कर रही है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है, किस लिए, जिससे कि जो ग्लूकोज है या न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन जो है वो पास कर हो सके मदर से एम्ब्रियो तक या फीटस तक कह सकते हैं। ऑल्सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस, और जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो वो अपना वेस्ट सब्सटेंसेस भी तो जनरेट करेगा, विच जो रिमूव हो जाता है बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड, जो है मदर्स के ब्लड में ही ट्रांसफर होगा जाके, और उसी के द्वारा जो है एग्जिट आउट होगा थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस एम्ब्रियो जनरेट कर रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाएगा, और फिर वो मदर की बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी जो है एग्जिट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो एम्ब्रियो के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो चला गया बाहर। तो CO2 हो गया या और भी वेस्ट हो गए, वो मूव होते हैं फिर फीटस से मदर के ब्लड में। ठीक है, और ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज ये जो मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड तक पहुंचते हैं, ये दोनों ही काम किससे हो रहे हैं, बाय डिफ्यूजन होता है ये। ठीक है ना, तो ये मैंने डायग्राम भी बताया है। 1 मिनट थर्ड पार्ट भी था कि जो एवरेज ड्यूरेशन होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की कितनी होती है, ये पूछा था। तो वो कितनी होती है, 40 वीक्स कह लीजिए या फिर 280 डेज, और वैसे मंथ्स के फॉर्म में देखा जाए तो 9 मंथ्स होता है। राइट, ये हमें पता ही है, मैंने डायग्राम से भी बता दिया प्लेसेंटा कहाँ होता है। जैसे ये क्या है, ये डेवलपिंग फीटस है, ये यूटेरस है, और ये जो बीच में ये कनेक्ट कर रही होती है ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और ये प्लेसेंटा हमने शो किया हुआ है। State in brief the changes that takes place in a fertilized egg till birth of the child in the human female reproductive system। सारे चेंजेस हमें बताने जो एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के होते हैं जब तक उस जो है बर्थ नहीं हो जाता चाइल्ड का, यानी जाइगोट के फॉर्मेशन से चाइल्ड ऑफ द बर्थ तक के जितने भी चेंजेस आते हैं वो हमें बताने इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द एग गेट्स फर्टिलाइज इन द ओविडक्ट, ये हमें पता ही है। ठीक है, ओविडक्ट में एग जो फर्टिलाइज होता है, और क्या कह रहा है, द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट, तो फर्टिलाइज एग को ही हम जाइगोट बोलते हैं, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटरस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ये हमने देखा कि वो यूटरस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है, एम्बेड हो जाता है, यानी कि उससे जाके सिचुएटेड होता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है, एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और डिवाइड करना स्टार्ट करेगा फिर जाइगोट। द यूटरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूट्रस जो है अपने आप को हर मंथ में प्रिपेयर करता है जिससे कि वो इसको जाइगोट को जो है रिसीव कर सके और नर्चर कर सके इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। द लाइनिंग जो है उसकी यूट्रस की क्या होगी, थिक हो जाती है, एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो वॉल होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड हो जाती है जिससे कि वो नरिश कर सके ग्रोइंग एम्ब्रियो को। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये अभी हमने देखा, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड होता है, और इसमें क्या होती हैं, विलाइज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिससे कि ग्लूकोज और नरिशमेंट जितना भी है, हमने अभी ऊपर देखा था ना क्या क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मदर के ब्लड से फीटस तक पहुंच जाता है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस, विलाइज प्रेजेंट होते हैं उस पर। तो ये हमने देखा, विलाइज क्या करेंगे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है मदर के ब्लड से एम्ब्रियो तक पहुंचे। द डेवलपिंग एम्ब्रियो जनरेट्स वेस्ट, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का वेस्ट है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है जाके। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। ये भी हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर की बॉडी के अंदर, तो उसको कितने मंथ्स लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स लगते हैं। इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड होता है ये, राइट। और ऑन कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स, जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द यूटरस। तो चाइल्ड जो है बॉर्न हो जाता है किसके रिजल्ट की वजह से, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स होती हैं जो यूटरस की, उसकी वजह से।
दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप पूछी जाती हैं पेपर में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये जो एसटीडीज बोलते हैं जिनको, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गिव इनका जो है मतलब बताइए, और गिव एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। पहले तो इसी का आंसर देख लेते हैं कि एसटीडीज क्या होती हैं? जो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू सेक्सुअल एक्ट, तभी इनका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और एग्जांपल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्या था? गोनोरिया और सिफाइलस। और वायरल इन्फेक्शन का क्या था? एड्स और वार्ड्स। इसमें मैंने सी पार्ट का पहले आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें पूछा था विच एसटीडी डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एड्स जो है वो क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है ह्यूमन बॉडी में। इसलिए जो है इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, हमें बीमारियों से लड़ने, हमारी बॉडी को जो है बीमारियों से बचाता है। वाइट ब्लड सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसमें, जो कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ते हैं, एंटीबॉडीज़ जो है क्रिएट करते हैं वो। अगर इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा तो हम किसी भी बीमारी से, हमारी बॉडी जो है जो खुद अपने लेवल पे डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती है वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो है एड्स जो है इनक्यूरेबल डिजीज़ है। और एड्स की फुल फॉर्म ही यही है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, की इम्यून सिस्टम जो है डेफिशिएंट है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो बॉडी में, उसे बोलते हैं। स्टेट इन ब्रीफ हाउ द स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेज में बी प्रिवेंटेड। तो हमें ये बताना है कि ये जो डिजीजेज हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गए, इनको हम कैसे फैलने से बचा सकते हैं। तो स्प्रेड ऑफ एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, की जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, उससे बच के रहना है। यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्डोम्स ड्यूरिंग दी सेक्सुअल एक्ट, और जब सेक्सुअल एक्ट के दौरान में यूज़ कॉन्डोम्स का यूज़ करना, इससे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं हम उनको फैलने से बचा सकते हैं। What is AIDS? Which microbe is responsible for AIDS infection? State one mode of transmission of this disease. Explain in brief the measure for the prevention of AIDS. एड्स क्या होता है और कौन से माइक्रो, यानी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स इन्फेक्शन के लिए। और एक जो है इसमें तो एक है, लेकिन मैंने बहुत सारे ही बता दिए जो जो हो सकते हैं। एक ही पेपर में आपसे सिर्फ एक नहीं पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये एक ही पूछा जाए, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एड्स को, ठीक है। पहले इसी का आंसर देख लेते हैं। एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मैंने बता भी दिया था। और जो माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? वायरस होता है। कौन सा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV बोलते हैं, ठीक। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या हो सकती है एड्स की? कि अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो नीडल्स जो है यूज्ड नीडल्स होती हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए, तुरंत थ्रो कर देना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड विद एन अननोन पर्सन ऑल्सो, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से ही ये सारी जो है एड्स वगैरह हो, उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। और किसी अननोन पर्सन से भी हमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है अवॉइड करना चाहिए। टेस्टिंग ब्लड फॉर एड्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो तो सबसे पहले जिससे ब्लड लिया जा रहा है उसके ब्लड को टेस्ट करना चाहिए कि भाई कहीं उसमें एड्स वगैरह तो नहीं है, राइट। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्स, और वही कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डज HIV स्टैंड्स फॉर? राइट 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। HIV क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है और उसके 4 मोड्स बताने हैं जिससे वो इस जो है एड्स जो है स्प्रेड होता है। तो HIV हमने अभी ऊपर भी देखा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स होते हैं हमारे बाय हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन के, तब फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हो जाए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का पहले से जिसे एड, और उसका ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज हो जाए किसी हेल्दी पर्सन में, तब हो सकता है। थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाते समय जो है नीडल्स जो हैं यूज नीडल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी हो सकता है। और थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
प्लेसेंटा के थ्रू मदर से चाइल्ड में भी प्रेगनेंसी के दौरान हमने देखा प्लेसेंटा से ही डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो है मदर से न्यूट्रिशन वगैरह और सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह जो है चाइल्ड तक जो ग्रोइंग एम्ब्रियो वहाँ तक जा रहा होता है और एम्ब्रियो जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है मदर के ब्लड में डिफ्यूज़ कर रहा होता है। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है एड्स से तो चाइल्ड भी प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्टेड हो सकता है, राइट। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स बताइए। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और क्या रीजन हो सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन है, इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, कि हम जो ये ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको अगर हम बचा सकें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसी को हम कॉन्ट्रासेप्शन कह रहे हैं। तो इसके मेथड्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल बैरियर जिसमें कॉन्डम और सर्वाइकल कैप आ जाते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड जिसमें पिल्स वगैरह ली जाती हैं, ओरल पिल्स जो लेते हैं या फिर, और ये नेक्स्ट है हमारा IUCD जिसमें लूप और ये कॉपर टी वगैरह जैसे जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और सर्जिकल मेथड जब हमने पढ़े थे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो ये क्या होता है ये अभी हम देखते हैं आगे। फिजिकल मेथड्स या बैरियर्स होते हैं जो मैकेनिकल बैरियर्स में ही आएंगे। क्या होते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स या फिर सर्वाइकल कैप्स वगैरह या डायफ्राम का यूज़ करना। इससे क्या होगा, यूनियन ऑफ एग और स्पर्म को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दिया। केमिकल मेथड्स में हमने देखा यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, जिससे क्या होगा हार्मोनल बैलेंस जो है बॉडी का वो ये चेंज कर देती है ओरल पिल्स, और एग्स जो है रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। तो मैं और इसके लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। हार्मोन्स रिलीज बाय ओरल पिल्स स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ओरल पिल्स में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ओवरीज को कि वो रिलीज नहीं कर पाती हैं, स्टॉप कर देती हैं ओवरीज को कि रिलीज ना कर पाए ओवम को इनटू द फेलोपियन ट्यूब। दीज पिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है IUCDs, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बोलते हैं इनको, फुल फॉर्म है इनकी। IUCDs प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस। IUCDs क्या बताते हैं, इंट्रा यूटेराइन है ना, कि यूटेराइन के अंदर जो है इम्प्लांटेशन जो होता है जाइगोट का, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन भी हो गया उसके बाद फिर वो इम्प्लांटेशन है, अगर हम उस इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट कर देंगे तब भी हम प्रेगनेंसी को जो है मतलब उसका ग्रोथ ऑफ चाइल्ड ही नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन होगा तो नहीं होगा तो यूटरस में, तो वहाँ पे भी अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो तब भी प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जाता है। तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, और इसके लिए क्या क्या यूज़ होता है, कॉपर टी वगैरह लूप इज प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें जो कॉपर टी हो या फिर लूप हो वो यूटेरस में प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है इसी इम्प्लांटेशन को बचाने से। सर्जिकल मेथड्स होते हैं हमारे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है मेल्स में होता है जिसमें वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, राइट। तो बताया था इसको याद करने का मतलब, वास डिफरेंस हमें पता है मेल्स में होता है, वास डिफरेंस वी से और वी से वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है एग के ट्रांसफ़र को। फेलोपियन ट्यूब को ये अगर हम सर्जिकल मेथड से सर्जिकली ब्लॉक कर दें या टाई अप कर देते हैं तो क्या होता है, एग का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। इसलिए याद करने का तरीका वही, फेलोपियन ट्यूब्स हमें पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है तो ट्यूब है तो ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट क्यों किए जाते हैं, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहती है कोई फीमेल तो उस चीज़ को बचाने के लिए। चाइल्ड बर्थ अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ वुमेन, सो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द टू इश्यूज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज टू प्रिवेंट द एंड डिले द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, चाइल्ड बर्थ का जो है एक वुमेन की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए जो है गैप होना चाहिए, राइट, दो प्रेगनेंसीज के बीच में। और अगर उसके बीच में भी
आप प्रेग्नेंट हो जाता है जल्दी, तो उस चीज़ को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज टू प्रिवेंट एंड डिले द अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो है यूज़ किए जाते हैं जिससे कि प्रिवेंट कर सकें या फिर डिले कर सकें अनवांटेड प्रेगनेंसी को, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्डोम इज यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ फेटल डिजीजेज, HIV, एड्स विच ट्रांसमिट्स थ्रू सेक्सुअल एक्ट। दूसरा रीज़न ये है कि हमें जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं तो इन फैटल डिजीजेज, फैटल मतलब जो जानलेवा होती हैं, इनके ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। इसलिए एक ये भी रीज़न है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स को अडॉप्ट करने का। Fertilization is possible if ovulation has taken place during middle of the menstrual cycle. Give reason. Fertilization जो है पॉसिबल है अगर ओव्यूलेशन जो है होता है मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसका रीज़न बताइए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर, जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है, इनर वॉल ऑफ द यूटेरस जो है थिक हो जाती है, और टू रिसीव द डेवलपिंग जाइगोट इन केस फर्टिलाइजेशन अक्कर्स, अगर फर्टिलाइजेशन अक्कर तो जाइगोट को वो रिसीव करता है, वहीं पर इम्प्लांटेशन होता है, ये हमने पढ़ लिया। द प्रिपरेशन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टेक अबाउट 6 to 7 days। तो ये सब प्रिपरेशन करने में 6 से 7 दिन लगते हैं इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ये सब प्रिपरेशन करने में। देयरफॉर फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इफ कॉपुलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है अगर कॉपुलेशन जो है ड्यूरिंग मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो गया है तो, राइट। देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वाई। क्या अगर एक वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है तो क्या वो उसको हेल्प करेगा कॉपर टी, किस लिए? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, और वाई भी बताना है। If a woman is using copper tea, it will not help her from sexually transmitted diseases because it prevents only implantation in the uterus। हमने पढ़ा है कि कॉपर टी क्या है, वो जो है इम्प्लांटेशन जो होता है जायगोट का या फर्टिलाइज एग का यूटरस में, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात कहाँ से आ गई, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो हमने अभी एक पीछे क्वेश्चन किया, उसमें हमने देखा, ठीक, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही आंसर आना है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डिफाइन प्यूबर्टी, लिस्ट द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमंस में प्यूबर्टी के टाइम पे, वो हमें बताने। प्यूबर्टी इज द पीरियड व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन। प्यूबर्टी जो है वो पीरियड होता है जिसमें जो हमारी बॉडी का जो जनरल बॉडी ग्रोथ जो होती है वो, उसका जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करती है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब फीमेल्स में क्या होगा, हमारा जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो जो है वो ओवम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और मैच्योर होना शुरू होगा, ठीक है। वेयर एज मेल्स में जो है सेक्स हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, यानी टेस्टिस जो है अपना स्पर्म्स बनाना शुरू कर देंगी। मेल सेक्स हार्मोन जो रिलीज़ करती हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। फीमेल्स में ये जो एस्ट्रोजन वगैरह थे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन था, ये वाले हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक तो चेंजेस हमने देखे थे एनसीईआरटी में कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, सेम चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, एक तो वो होते हैं, और एक कुछ चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ में अलग होते हैं और गर्ल्स में अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं जो दोनों में एक जैसे थे, कॉमन थे जो। तो एक तो था कि थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स और एंड जेनाइटल एरिया, जो हमारा जेनाइटल एरिया और आर्मपिट्स होता है वहाँ पे थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है मेल और फीमेल दोनों में ही प्यूबर्टी के टाइम पे। सेकंड क्या होता है, स्किन बिकम्स ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल्स। जो हमारी स्किन होती है मोस्टली फेस की जो है वो कैसी हो जाती है, वो ऑयली होना शुरू हो जाती है और उससे जो है पिंपल्स भी होते हैं, राइट। और चेंजेस इन गर्ल्स क्या होते हैं, ये तो दोनों थे कि जो कॉमन थे। अब गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, उसमें जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और गर्ल्स जो है मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन उन्हें होने लगती है। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, क्यों होता है, ये हम पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनमें हम देख चुके हैं।
इन बॉयज़, बॉयज़ में कौन से चेंजेस आते हैं? थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे जो है थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है, मतलब किसकी बात हो रही है? बियर्ड आने लगती है उनकी, राइट। वॉइस बिगिन टू क्रैक, और जो उनकी वॉइस होती है वो भारी होने लगती है, राइट। तो ये सब चेंजेस हमने एनसीईआरटी में पढ़े थे, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्टली करवा ही दिए हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम शुरू करेंगे, एक तो मैं हेरिडिटी के वाले चैप्टर के नोट्स भी जल्दी आपको दूंगी, और फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टर्म 1 में केमिस्ट्री के चैप्टर्स आने हैं वो सब हम करेंगे, और उसके फिर एमसीक्यूज भी करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, और मेरी पहले की वीडियोस देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। नेक्स्ट और भी वीडियोस जो मैं आगे लाऊंगी उसमें भी मैं पहले एनसीईआरटी कराऊंगी और नोट्स दूंगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।